तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, और ताकि आने वाली आपको अब जो एप्लीकेशन है वो समय पर मिल जाए। तो गाइज चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन के बारे में, और हमने जो लास्ट क्लास है उसमें पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो गाइज बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि बिजोलिया जो थे वो क्या था, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना हुआ करता था। और टोटल कितने प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, तो 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। उसमें में से बिजोलिया एक ठिकाना था किसका, मेवाड़ का। इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है, विद्यावली या विद्यावली मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है, तो बिचौली अभिलेख मिलता है। कब का अभिलेख है, वो 1170 का अभिलेख है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो सांगा था, ठीक है, कि राणा सांगा ने किसको, अशोक परमार, कौन सी जागीर दी, ऊपरमाल की। और बिजोलिया इसका क्या होता था, मुख्यालय। तो ये बातें हमने पढ़ी। अशोक परमार क्या था, अशोक परमार ठीक है। तो अशोक परमार ये कहां का था, जगनेर का था। जगनेर भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। वहां से आया था, कौन सा युद्ध लड़ता है, खानवा का 1527। तो ये चर्चा हमने की थी पिछले की वीडियो में। फिर हमने पढ़ा था कि इसके कारण क्या थे। तो इसमें बताया था 84 प्रकार के लाख बाग, लाटा गुंता, अंदाजे जो फसल होती है उसको उस पर अंदाजे के रूप में क्या लेना, कर लेना। उसके बाद में वेगार, यह अधिक भू राजस्व है। एक पड़ा था चौरी कर, एक पड़ा था तलवार बंदाई कर। तो ये प्रमुख चर्चा अपने बिजोलिया किसान आंदोलन में पिछली क्लास में की थी, और उससे आगे क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि इसको 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला 1897 से लेकर 1915, सेकेंड वो 1915 से लेकर 23 तक, और 23 से लेकर 41। तो इन 3 चरणों में अपन बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ेंगे। इसमें से पहला जो प्रथम चरण था उसको हमने स्टार्ट कर लिया था, और मैंने बताया था कि 1897 में एक बंदा था साधु सीताराम दास, ठीक है। कहां से, गिरधरपुरा गांव, ठीक है। यहां से 2 बंदे को भेजा, नानजी और ठाकरे पटेल को भेजा, ठीक है। कहां पर, तो मेवाड़। यहाँ के राजा थे फतेह सिंह। इन्होंने क्या किया, जांच अधिकारी भेजा हामिद हुसैन। इसने क्या दी, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। ठीक है, तो ये प्रमुख बात है अपने पिछली क्लास में कर ली। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। तो ये चीजें पढ़ने के बाद जो भी पिछला वीडियो नहीं देखा वो पहले पिछले वीडियो देखे, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आए। तो
लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नान जी वे ठाकरे पटेल ये गए मेवाड़, ठीक है। तो मेवाड़ महाराणा ने किसको भेजा? हामिद हुसैन को। ठीक है, हामिद हुसैन को भेजा। ये बात है 1899 की, ठीक है। 1899 को किसको भेजा? हामिद हुसैन को। इसने क्या किया? किसानों के पक्ष में रिपोर्ट, इसने जो रिपोर्ट है वो किसके पक्ष में दी? रिपोर्टर में। लेकिन कृष्णदास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है। मतलब कि जो कृष्णदास था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उस वक्त क्या हुआ? यह आंदोलन मंद पड़ गया, ठीक है। और आंदोलन क्या पड़ गया? मंद पड़ गया, धीमा हो गया। कि फिर क्या हुआ कि जो कृष्णदास थे, इन कृष्णदास ने क्या किया कि जो ठाकरे पटेल है और नानजी पटेल है, इनको क्या किया कि बिजोलिया ठिकाने से बाहर कर दिया। ठीक है, कि इससे आगे हम यहां तक तो हमने पढ़ा था। अब यहां से पढ़ रहे हैं कि फिर क्या हुआ कि जो नानजी और ठाकरे पटेल थे ये गए थे मेवाड़ महाराणा के पास कृष्णदास की शिकायत लेने। तो कृष्णदास ने क्या किया कि ठाकरे पटेल और नानजी को क्या किया कि भाई आपको बिजोलिया ठिकाने से बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कि इन दोनों को ठिकाने से बाहर निकाल दिया। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, समस्या यहां से उत्पन्न होती है। समस्या यहां से उत्पन्न होती है कि 1903 में जो कृष्णदास थे इन्होंने एक और कर लगा दिया, चौरी कर, जो 5 रुपए हुआ करता था, ठीक है। कि ये जो कृष्णदास थे 1903 में एक और कर लगा देते, चौरी कर। चौरी कर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो किसान होता है वो अपनी पुत्री की शादी पर जो कर देगा वो चौरी कर कहलाता है। चौरी का मतलब ये होता है कि लड़की की शादी करते वक्त वो जो कुंड बनाते हैं जिसमें वो आहुति देते हैं, मतलब कि जिसके चारों ओर वो फेरे लगाते हैं, वो जो कुंड होता है उसको चौरी बोलते हैं, ठीक है। और उस पर एक कर लगा दिया किसने? कृष्णदास ने। तो जो किसानों ने इसका विरोध किया कि पहले से ही इतने कर है और अभी ये एक और कर लगा दिया, ठीक है। और ये जो किसान है ये लगभग 200 लड़कियों को लेकर कहां गए? कृष्णदास के पास, और कहा कि जब तक ये चौरी कर समाप्त नहीं होगा हम इस 200 लड़कियों की शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो और क्या किया कि इन्होंने कहा कि क्या कहा कि जब तक चौरी कर माफ नहीं होगा तब तक इन 200 लड़कियों की शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तब कृष्णदास क्या कहते हैं कि आपको चौरी कर तो देना ही पड़ेगा। तब इन किसानों ने एक बड़ा फैसला लिया, क्या कि ये जो किसान थे ये ग्वालियर की ओर ठीक है। तो पहले तो क्या किया कि कृष्णदास के पास गए, कितनी लड़कियों को लेकर? लगभग 200 लड़कियों को लेकर, और कहा कि जब तक चौरी कर समाप्त नहीं होगा तब तक हम इन 200 लड़कियों की शादी नहीं करेंगे। लेकिन कृष्णदास ने तब भी ये चौरी कर माफ नहीं किया। तब क्या किया कि जो किसान थे वो किसान अपनी पुत्रियों को लेकर किधर पलायन करके? ग्वालियर की ओर। किधर? ग्वालियर की ओर। तब कृष्णदास को अकल आई, ठीक है। फिर क्या होता है कि अकल आती है
ठीक है, कि फिर इस कृष्णदास को समझ आया कि भाई अगर किसान यहाँ रहेंगे नहीं, खेती नहीं करेंगे, फसल ही नहीं होगी, तो हमें टैक्स कौन देगा, टैक्स कहाँ से आएगा, हमारा जो खाना पानी है, दाना पानी है, वो किधर से आएगा। तो फिर क्या किया कि कृष्णदास ने किसानों से बातचीत की, और जो चौरीकर था उस चौरीकर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो यहां तो क्या हुआ कि 1903 में कृष्णदास चौरीकर लगा देता है, और ये चौरीकर कितना था, 5 रुपए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये चौरीकर कब लिया जाता है, तो किसान अपने जो पुत्र की शादी करता है तब लिया जाता है। ठीक है, किसानों ने इसका विरोध जताते हुए कितनी लड़कियों को, 200 लड़कियों को किसके पास गए, कृष्णदास के पास, और बोला कि जब तक चौरीकर माफ नहीं होगा तब तक आपको क्या है, हम अपनी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कृष्णदास ने चौरीकर को माफ नहीं किया था। तो फाइनली किसानों ने विरोध करते हुए किधर चले गए, ग्वालियर की ओर चले गए। ठीक है, तब कृष्णदास को समझ आता है और वो किसानों से बातचीत करके क्या करते हैं, चौरीकर को समाप्त कर देते हैं। फिर क्या होता है कि 1906 में एक और घटना हो जाती है कि कृष्णदास की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस कृष्णदास की मृत्यु हो जाती है, और ये कृष्णदास के मृत्यु होने के पश्चात इसके जो उत्तराधिकारी होता है, उसका मतलब कृष्णदास की कोई संतान नहीं होती। तो ये जो कृष्णदास होता है ये निसंतान होता है। तो निसंतान होता है, तो उस वक्त ये मतलब ये था कि यदि जो सामंत है उसका कोई संतान नहीं है, तो मतलब जो परंपरागत जो वंश है, मतलब पहले से जो वंश शासन करता आ रहा है, तो बिजोलिया में तो परमार वंश था, और ये परमार वंश कहाँ का था, तो जगनेर का था, जगनेर का, भरतपुर का। तो वहां से किसी बच्चे को गोद लेकर क्या बनाया जाता है, यहाँ का सामंत बनाया जाता है बिजोलिया का। तो उस वक्त एक नए बंदी को लेकर आए थे, पृथ्वी सिंह को। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि मृत्यु हो गई, तो एक नए बंदी को लेकर आए जगनेर से। किसको, पृथ्वी सिंह को। और इसको क्या बनाया, नया सामंत बनाया। अब ये जो पृथ्वी सिंह था ये यहाँ का नया था, ये मेवाड़ के रीति रिवाजों को नहीं जानता था, मेवाड़ से इसका कोई लेना देना नहीं था, ये नया आया था। तो ये आया तब इसका जब राज तिलक हुआ, मतलब सामंतों में क्या होता है कि सामंतों में जब राज तिलक होता है, जब जो रियासत का राजा होता है, ये रियासत राजा जो सामंत होता है वो राज तिलक करते समय तलवार बांधता है, और तलवार बांधता है तब वो एक कर लेता है, जिसे कहते हैं तलवार बंदाई कर। ठीक है, तो ये कर लेता है जिसे तलवार बंदाई कर कहते हैं। ये किसी सामंत द्वारा जो राजा होता है उसको दिया जाने वाला कर होता है तलवार बंदाई कर। तो पृथ्वी सिंह पर भी यह कर लगता है। ठीक है, पृथ्वी सिंह को भी राजा को क्या देना पड़ा, तलवार बंदाई कर। ठीक है, तो जैसे बताया कि पृथ्वी सिंह कहां से आया था, जगनेर से आया था। तो ये क्या करता है कि जो ये तलवार बंदाई कर है ये जनता पर ठोक देता है। ठीक है, कि 1906 में, ठीक है, कि जो पृथ्वी सिंह था वो तलवार बंदाई कर लगा देता किस पर, किसानों पर। तो किसानों ने इस जो तलवार बंदाई कर रहा था, ठीक है, इस कर का क्या किया, विरोध किया, और कहा कि भाई आज से पहले जितने भी सामंत बनते हैं, अशोक परमार से लेकर अभी तक जितने भी सामंत हैं, उनमें से किसी ने भी हमसे तलवार बंदाई कर नहीं लिया, तो भाई आप कैसे ले सकते हो। तो पृथ्वी सिंह ने कहा कि जो भी काम होता है वो पहली बार ही होता है, और मैं लगा रहा हूं तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसका किसानों ने क्या किया, विरोध किया। और इसमें क्या था कि 1913 में यहाँ देखो, इसमें प्रमुख दो नेता थे, वो थे साधु सीताराम दास, और दो प्रमुख नेता जो बनते थे वो थे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। लेकिन जब
पृथ्वी सिंह होता है, इसमें बंदे होते हैं। साधु सीताराम दास तो होते ही हैं, उसके अलावा एक होते हैं अपन ये फतेहकरण चारण, ठीक है, एक होते हैं ब्रह्मदेव और एक होते हैं प्रेमचंद, ठीक है। इन तीनों को जो ये तीन कौन होते हैं, तो ये तीन होते हैं जो इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। किसमें? 1913 में जो किसान होते हैं उन किसानों को समझाने में। और ये किसान क्या करते हैं 1913 में, जो जमीन होती है इन जमीनों को क्या करते थे, पड़त रखते थे। अब पड़त का मतलब क्या होता है? पड़त का मतलब ये होता है कि किसानों पर किसी किसान थे वो उस जमीनों पर किसी प्रकार की खेती नहीं की और उन जमीन जैसी थी, मतलब खेती की, फसल काटी, फसल काटने के बाद जमीन जो जैसी थी उस जमीन को वैसे ही रखा, मतलब पड़त रखा, उस पर अगली बार कोई भी खेती नहीं की। ये 1913 में था। तब क्या किया कि जो पृथ्वी सिंह था इन्होंने ये फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव इन दोनों को क्या किया, जागीर से बाहर कर दिया। और जो साधु सीताराम दास थे ठीक है, और जो साधु सीताराम दास थे ये जो बिजोलिया है, इस बिजोलिया के जो पुस्तकालय है इस पुस्तकालय में अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। कौन? साधु सीताराम दास। तो 1913 में क्या हुआ कि फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को जागीर से बाहर निकाल दिया और जो साधु सीताराम दास थे इनको भी कह दिया कि आज से आप भी लाइब्रेरी नहीं आ सकते, मतलब इनको भी क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। मतलब साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदेव इन तीनों को क्या कर दिया, जागीर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और जो 1914 में एक घटना और हो जाती है कि ये जो पृथ्वी सिंह थे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तब एक नया और जब एक नया सामंत बनता है केसरी सिंह, ठीक है। तो 1915 में एक नया सामंत बनता है केसरी सिंह, ठीक है। तो यहां से बात करते हैं कि 1906 में किसकी मृत्यु हो जाती है, कृष्णदास की। कृष्णदास की क्या नहीं थी, निसंतान था। तो निसंतान होने के कारण पहले से की एक परंपरा होती थी कि जो परंपरागत वंश इस जो जागीर है इस पर जो शासन करता आ रहा वही का शासन, वही का वंश जो जैसे अशोक परमार वो बिजोलिया पर क्या करता आ रहा था, उसका वंश शासन करता आ रहा था। और अशोक परमार कहाँ का था, जगनेर का था। तो वही उसी जगनेर का एक बंदा गोद लेकर क्या बनाया गया, इसका बिजोलिया का सामंत बनाया गया। वो सामंत कौन था, तो पृथ्वी सिंह था। ये पृथ्वी सिंह जो मेवाड़ के कानून कायदे नियमों को जानता नहीं था और इसका कभी इस मेवाड़ रियासत से लेना देना नहीं था। तो क्या किया कि जो इसके जो तलवार बंदी करता, ये तलवार बंदी कर इसने किस पर डाल दिया, किसानों पर डाल दिया। किसानों ने इसका विरोध किया और 1913 में क्या रखी, जमीन को पड़त रखी। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव और प्रेमचंद ये तीन क्या थे, प्रमुख नेता थे। और फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को जागीर से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और जो साधु सीताराम दास थे इनको भी क्या कर दिया, लाइब्रेरियन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे, इनको भी क्या कर दिया कि आज से आप भी घर बैठे रहो, आज बहुत किताबें बांट ली, ठीक है। इसलिए साधु सीताराम दास को भी क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और नया सामंत बनता है केसरी सिंह। अब यहां से बात करते हैं केसरी सिंह से। कि 1915 में केसरी सिंह बिचौलिए का नया सामंत बनता है। लेकिन क्या होता है कि
इसकी जो उम्र होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो बहुत छोटी होने के कारण जो मेवाड़ महाराणा होते हैं वो मेवाड़ महाराणा ठीक है प्रशासन चलाने के लिए एक कार्यालय का गठन करते हैं। ठीक है, इस कार्यालय का नाम था मुसरमात कार्यालय। ठीक है, इसका क्या करते हैं, गठन करते हैं, और इसका जो प्रमुख होता है वो अमर सिंह राणावत। इसको क्या बना देते हैं, मतलब कुल मिला के बात है, जो अमर सिंह राणावत है वो बिजोलिया के क्या बन गए, प्रशासक बन गए। केसरी सिंह के क्या बन गए, प्रशासक बन गए। मतलब केसरी सिंह की उम्र छोटी होने के कारण मेवाड़ महाराणा ने एक कार्यालय का गठन किया जिसका क्या कहा गया, मुसरमात कार्यालय, जिसका प्रमुख किसे, अमर सिंह राणावत को। तो जो पहला चरण था उसमें तो क्या हुआ कि जो स्थानीय नेता थे उन स्थानीय नेताओं ने इसको आंदोलन को चलाया, और इस आंदोलन में प्रमुख दो चीजें प्राप्त होती है। पहली एक चीज तो ये कि जो किसान थे उन किसानों को अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। तो पहला तो क्या होगा कि अधिकार, कि किसानों को अपने अधिकार और हक के बारे में पता चला, और दूसरा कि जो किसान थे उन्होंने सामंत विरोधी भावनाएं उत्पन्न होने लगी। तो ठीक है कि दूसरा कि जो सामंत था उनके विरोध, सामंत विरोधी भावना। तो पहले चरण में दो चीज होती है, कौन कौन सी, तो क्या कि पहले तो किसानों को अपने अधिकारों का पता चला कि ये हमारे अधिकार है और ये चीजें होनी चाहिए, और दूसरी सामंत विरोधी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। तो ये पहले चरण की बात है। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की। ठीक है, तो पहले चरण में तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन दूसरे चरण में जो इस आंदोलन को प्रमुख नेता की आवश्यकता थी और उस नेता के रूप में आए थे विजय सिंह पथिक। तो इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो द्वितीय चरण 1915 से लेकर 1923 तक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस द्वितीय चरण में एक जो अनुभवी नेता, उस अब अनुभवी नेता का साथ प्राप्त हुआ। और वो अनुभवी नेता कौन था, तो विजय सिंह पथिक। ठीक है, इनके विजय सिंह पथिक के बारे में कुछ बात करते हैं। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था भूप सिंह। ठीक है, विजय सिंह पथिक का ओरिजिनल नाम क्या था, भूप सिंह था। और ये बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ था। ये होता है लगभग 1882 को। 1882 को बुलंदशहर यूपी में क्या होता है, विजय सिंह पथिक का जन्म होता है, और इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। ठीक है, और इनके एक सहायक थे गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, तो अनुभवी नेता किसका साथ प्राप्त होता है, विजय सिंह पथिक का। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, और कहां के, बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। 1882 में इनका जन्म होता है। इसके एक सहायक थे गोपाल सिंह खरवा। अब यह घटना होती है सशस्त्र क्रांति। अब सशस्त्र क्रांति क्या है कि जो 1857 की क्रांति होती है, उस 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में, ठीक है, कि सशस्त्र क्रांति, ठीक है, कि 1857 की क्रांति को इसको 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, दो बंदे होते हैं। एक तो
बिहारी लाल बोस और एक होते हैं शैलेंद्र। देखो बिहारी लाल बोस और शैलेंद्र सिंह ये क्या करते हैं, सशस्त्र क्रांति। कब? 1907 में। 1907 में क्या होता है कि जो 1857 की क्रांति होती है उससे क्या हो जाता है, 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। और इस सशस्त्र क्रांति के दौरान ही क्या होता है कि जो विजय सिंह पथिक होता है वो कहाँ आते हैं, अजमेर आए। ठीक है, तो इस क्रांति के दौरान विजय सिंह पथिक कहाँ आते हैं, राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ आते हैं, अजमेर। तो यह सवाल कई बार पूछा हुआ है कि विजय सिंह पथिक जो राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे तो कहां पर आए थे, तो अजमेर आए थे। ठीक है, जब ये अजमेर आए अपने सहायक गोपाल सिंह खरवा के पास, तब अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और तब क्या किया कि विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खेरा को क्या कर लिया गया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और एक जेल है अजमेर में, टोडगढ़। इस टोडगढ़ जेल में रखा। ठीक है, और ये जो गोपाल सिंह खरवा होते हैं इनकी मृत्यु जेल में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब 1907 में विजय सिंह पथिक अजमेर आए थे तब उनका नाम भूप सिंह था। घटना यहां से प्रारंभ होती है कि जो गोपाल सिंह खरवा थे इनकी जेल में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह सवाल भी कई बार पूछा हुआ है कि किस स्वतंत्र सेनानी की मृत्यु जेल में हो गई थी, तो गोपाल सिंह खरवा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसका कृपया करके ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, विजय सिंह पथिक के बारे में बात करते हैं। इनकी तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। विजय सिंह पथिक क्या करते हैं कि जेल से फरार हो जाते हैं। ठीक है, जेल से फरार होकर चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है ओछड़ी, चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़ में गांव पड़ता है ओछड़ी, यहां पे आके अपना नाम चेंज करते हैं। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल से फरार होते हैं। फरार होकर कहां पर आते हैं, ओछड़ी, कहां पर पड़ता है, चित्तौड़ में। यहां आके क्या नाम चेंज कर लेते हैं अपना, भूप सिंह से विजय सिंह पथिक। और अध्यापन का कार्य स्टार्ट करते हैं। किसका कार्य, अध्यापन का कार्य। तो सेकंड चरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1915 से लेकर 1923 अनुभवी नेता का साथ मिला किसको, बिजोले किसान आंदोलन को। और अनुभवी नेता कौन थे, विजय सिंह पथिक। अगर विजय सिंह पथिक के बारे में नॉर्मली कुछ बात करें तो इनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह था, बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, और इनके सहायक थे गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, कि सशस्त्र क्रांति होती है कि 1857 की क्रांति को 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लाल बिहारी बोस, ये लाल इधर है। ठीक है, कि लाल बिहारी बोस और शैलेंद्र सिंह ने क्या की, सशस्त्र क्रांति की। कब की, 1907 में। इस सशस्त्र क्रांति के दौरान ही विजय सिंह पथिक कहाँ आते हैं, अजमेर आए। और अजमेर आते हैं अंग्रेजों ने क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया और कौन सी जेल में डाल दिया, टोडगढ़ जेल में। ठीक है, तो गोपाल सिंह खरवा थे, इनकी क्या होती, जेल में मृत्यु हो गई और विजय सिंह पथिक जेल से फरार हो जाते हैं। फरार होकर कहां पर आते हैं, तो चित्तौड़ में गांव पड़ता है ओछड़ी, वहां पर आकर अपना नेम चेंज करते हैं और नेम क्या रखते हैं, विजय सिंह पथिक, और कार्य क्या करने लग जाते हैं, अध्यापन का कार्य। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से क्या गया, अध्यापन का कार्य, और एक सभा का गठन करता है।
इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था हरिभाई किक्कर। ठीक है, और इस विद्या प्रचार सभा में जो अध्यापन का कार्य करते थे वो करते थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, इस विद्या प्रचार सभा का 1916 में एक सम्मेलन होता है। क्या होता है, 1916 में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, और इसमें जो वक्ता होते हैं वो होते हैं विजय सिंह पथिक। ठीक है, कब होता है, 1916 में। इस सम्मेलन में बिजोले से 3 बंदे आते हैं। कौन कौन, तो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चरण और ब्रह्मदेव। ये 3 बंदे आते हैं कहां से, बिजोले से। और ये जो साधु सीताराम दास है, ये बिजोले, ये जो विजय पथिक है, ठीक है, इनको क्या बताते हैं, बिजोले की समस्याओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि बिजोलिया की समस्याओं के बारे में बताते हैं। कब, विजय सिंह पथिक को। ठीक है, तब क्या होता है कि विजय सिंह पथिक होते हैं, ये इस बिजोलिया आंदोलन से जुड़ते हैं। ठीक है, तो भाई साधु सीताराम दास, ठीक है, किससे मुलाकात की, विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक से मुलाकात करके क्या कहा, बिजोलिया की समस्याओं के बारे में बताया। और फिर क्या हुआ कि जो विजय सिंह पथिक थे वो किससे जुड़े, आंदोलन से जुड़े। और आंदोलन से जुड़कर किसानों से बातचीत की। और साधु सीताराम दास को कहा कि भाई आपका कोई संगठन है, तो साधु सीताराम दास ने कहा कि भाई हमारा संगठन वही है, नॉर्मल पंचायत है। तब साधु सीताराम दास ये अनुभवी नेता थे, इनको पता था कि किसी आंदोलन को चलाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है और उसके अलावा प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है। तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक जो संगठन होता है उस संगठन का गठन किया। और उसका नाम था, यह आंदोलन हो गया था तो बिजोलिया किसका मुख्यालय था, ऊपरमाल। तो उस जो सभा था, जो उस संगठन था, उसका नाम रख दिया गया ऊपरमाल पंच बोर्ड। 5 सदस्यों का जो बोर्ड था, इसलिए नाम रखा गया ऊपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, तो 1917 में क्या होता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है। कब होती है, 1917 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो एक बंदा होता है मन्नालाल पटेल। इन मन्नालाल पटेल को क्या कर देते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड की जो कार्य होता है वो कार्य किसको सौंप देते थे, मन्नालाल पटेल को। कहां पर करते हैं, तो बेरीसाल गांव में। संस्थापक कौन होते हैं, तो विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये तो किसके लिए थी, ये एक
संगठन था। फिर क्या होता कि इनको पता है कि अगर किसी आंदोलन को चलाना तो उसका आंदोलन का प्रचार प्रसार भी जरूरी है, तो इन्होंने एक चीज और की कि ऊपर माल प्रचार समिति, जो बिचौलिया के जो युवा लोग थे उन बिचौलिया के युवा लोगों को क्या कर दिया, प्रचार का काम दे दिया गया। इन समितियों में नियुक्त करके क्या कर दिया गया कि इनको कहा गया कि आप इस जो आंदोलन है इस आंदोलन को क्या करो, प्रचार करो, इसका प्रचार करो। और प्रचार के लिए एक पर्चा निकाला गया जिसका नाम था ऊपरमाल डंका। ठीक है, तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, ये एक संगठन था जिसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया, मन्नालाल पटेल को। किस गांव में, तो बेरिसाल गांव में। विजय सिंह प्रतीक ऊपरमाल प्रचार समिति का गठन किया। युवाओं को किसके लिए कहा गया, प्रचार के लिए किया गया। प्रचार के लिए पर्चा निकलता था, उस पर्चे का नाम था ऊपरमाल डंका। फिर विजय सिंह प्रतीक ये भी जानते थे कि ओनली संगठन बनाने से कुछ नहीं होगा, इस संगठन अगर किसान आंदोलन को और आगे चलाना तो हमें अन्य संगठन की भी आवश्यकता होगी। इसलिए इन्होंने एक जनरल सभा, एक संघ था राजस्थान सेवा संघ। ये राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह प्रतीक है वो स्वयं चलाते थे। और उस वक्त एक बंदा होता था जमनालाल बजाज, उन्होंने एक संघ बना दिया था राजपूताना मध्य भारत संघ, ये चलाते थे जमनालाल बजाज। और ये प्रतीक देश स्वयं चलाते थे। तो राजपूताना मध्य संघ, भारत वाले संघ, इनसे भी बात की तो इन्होंने भी क्या कहा कि ठीक है हम आपको जो अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। राजस्थान संघ भी तैयार हो गया, लेकिन जो राजस्थान सेवा संघ है और जो राजपूताना मध्य भारत संघ है ये दोनों संघ राजस्थान के संघ थे। इसलिए जो विजय सिंह प्रतीक थे इन्होंने सोचा कि ये तो दोनों राजस्थान के हो गए, अब वो एक बड़े संघ की सहायता हो लेते। तो इन्होंने एक बड़े संघ के बारे में बात की, वो था कांग्रेस। ठीक है, तो विजय सिंह प्रतीक ने कांग्रेस की भी सहायता लेने की सोची। और 1919 में इस कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ अमृतसर में। ठीक है, तो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है कब, 1919 में। विजय सिंह प्रतीक किससे बात करते हैं, तो विजय सिंह प्रतीक एक बंदे से बात करते हैं जिसका नाम था अपन क्या, जो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, उन बाल गंगाधर तिलक से बातचीत की और बिचौलिया किसान आंदोलन की समस्याओं के बारे में बताया। तब जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं आपके प्रस्ताव को कहां पर रखूंगा, उस अधिवेशन में रखूंगा। तो ये ठीक है, तो गंगाधर तिलक ने क्या किया कि जो बिचौलिया किसान आंदोलन था उस बिचौलिया किसान आंदोलन को क्या किया, उस प्रस्ताव को क्या किया, अधिवेशन में रखा। किसके कहने पर रखा, तो विजय सिंह प्रतीक के कहने पर रखा। तो इस जो प्रस्ताव था, इसका प्रस्ताव का जो गांधी जी थे और इस प्रस्ताव का गांधी जी ने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने विरोध किया कि इसलिए किया क्योंकि गांधी जी ने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ है, हमारी लड़ाई राजा महाराजों से नहीं है। अगर हमने इधर अपना ध्यान दिया तो हमारी शक्ति है वो दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो जो सामंती होती है जो राजाओं के प्रति लड़ी होती है उनके, और एक ब्रिटिश सरकार के, तो हमारी जो शक्ति होती है वो टूट जाएगी। इसलिए गांधी जी ने इसका क्या किया, विरोध किया। इसका इस प्रस्ताव का, तो इसमें क्या हो गया कि जो विजय सिंह प्रतीक थे उनको कांग्रेस का साथ नहीं मिलता। फिर क्या होता है कि 1920 में इस कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। ठीक है,
कि 1920 में कांग्रेस का ठीक है, तो इस कांग्रेस का कहां पर नागपुर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के दौरान विजय सिंह पति क्या करते हैं कि तीन किसानों को बुलाते हैं बिजोलिया से। ठीक है, इन तीन किसानों को बुलाकर क्या कहा कि जो अत्याचारित है, इन अत्याचारों की जो नाटक होता है उसके नाटक का क्या करवाया, मतलब कि बिजोलिया में किस प्रकार हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, किस प्रकार लाख भाग बेकार प्रथा होते हैं, वो एक नाटक के माध्यम से समझाया। किसने? बिजोलिया। किसने? विजय सिंह पथिक ने। मतलब अत्याचार का चित्रण करके क्या करवाया, उस बिजोलिया के अत्याचार को चित्रित किया गया। तो चित्रण के माध्यम से क्या गया कि चित्रण के माध्यम से क्या किया गया, अत्याचारों को बताया गया। तब गांधी जी को लगा कि भाई मामला गंभीर है। तब गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी अपना एक बंदा भेजते हैं। इनका एक सचिव था महादेव देसाई। इस महादेव देसाई को बिजोलिया भेजते हैं और क्या करवाते हैं, इस बिजोलिया भेजकर जांच करवाते हैं। ठीक है, क्या किसानों को क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी हम इस पाठ को, द्वितीय चरण को पूरा करके तीसरा चरण कल खत्म करके बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन को पूरा करके आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी बातें कल करेंगे। तभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।